मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहाँ अपने डिपार्टमेंट की पहचान साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको मेडिकल क्षेत्र में लगभग 10 साल का तजुर्बा है, जिन्होंने अपनी शिक्षा में बैचलर्स इन नर्सिंग और मास्टर्स इन ऑप्स इन गायनेकोलॉजी और LLB जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। नर्सिंग साइमल्टेशन लैब्स में वे एज अ ट्रेनर कार्यरत रही हैं और इसके अलावा जिन्होंने साल 2023 में एजुकेशन आइकन अवार्ड और जिनको साल 2024 में बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड से नवाजा गया है। मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस से पैरामेडिकल हेड असिस्टेंट प्रोफेसर मिस मीनाक्षी बिष्ट की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मिस मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में लोगों को कुछ जानकारी दे सकूं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। इंसान जब शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा होता है तो ईश्वर के बाद वह डॉक्टर ही हैं जिन पे वे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र इतना विशाल और विभाजित है कि किस क्षेत्र में अपना करियर चुने ये व्यक्ति का समझना थोड़ा सा असमंजस में है। ऐसे में आपसे पैरामेडिकल विभाग की जानकारी लेना चाहूंगी और शुरुआत करते हैं करियर से। पैरामेडिकल में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और वह किसी छात्र के लिए कितनी सिक्योर है? थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन के लिए। पहले मैं बताना चाहूंगी कि पैरामेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कोप है जिनमें आप शिक्षा लेकर बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की। क्योंकि हेल्थ सेक्टर बाकी सेक्टर्स की तरह नहीं है। अगर हमें हेल्थ सेक्टर को देखा जाए तो ये बहुत बड़े तरीके से हमारे समाज में है या हमारे करियर स्कोप में ये हमें हेल्प करता है। अगर मैं स्पेशली बात करूं पैरामेडिकल की, क्योंकि आप अगर देखेंगे हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें वहाँ पे हम MBBS की भी बात कर सकते हैं, BDS आ सकता है, आयुर्वेदा भी इसमें है, उसके साथ साथ नर्सिंग का भी इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और साथ ही साथ पैरामेडिकल की आप बात करें तो पैरामेडिकल में बहुत सारे टेक्नीशियन कोर्सेज आते हैं, जैसे ऑपरेशनल थिएटर टेक्निक्स है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स है, रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स है, डायलिसिस टेक्निक्स है, MRI टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ऐसी बहुत सारी अदर डिग्रीज और डिप्लोमा हमें हेल्थ सेक्टर में मिल जाती है। अगर स्पेशली बात करूं हमारे यूनिवर्सिटी की, हमारे विश्वविद्यालय की, तो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में 4 मेन कोर्सेज हम लोग रनिंग कर रहे हैं। तो आप इसी से जान सकते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये कोर्सेज करने के बाद बच्चों को बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। डेफिनेटली मैम। और वहीं हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। तो मैं आपसे पैरामेडिकल विभाग की बात करना चाहूंगी। इस क्षेत्र में बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स अपनानी होंगी जिससे वे इस क्षेत्र में अपना फ्यूचर डेवलप कर सके? देखिए मैम, अगर हम बात करें कि 12वीं के बाद जो बच्चा आता है, तो जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद कॉलेज में आपको बहुत सारी स्किल जो पर्टिकुलर आपका एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं OT टेक्नीशियन की, तो OT टेक्नीशियन को जिस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए या स्किल्स डेवलप करनी है, वो टीचर आपको उस क्षेत्र में ले जाकर, उस पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर आपको वो चीजें सिखाता है। अगर हम बात करें 12th करके बच्चा आ रहा है तो हमें जस्ट ये रिक्वायर होता है कि बच्चा 12 साइंस साइड से हो और उसकी एज जो हो वो 17 साल कंप्लीट हो। और साथ ही साथ उसके जो मार्क्स है वो 45 से 50 के हो। मैं क्यों 45 से 50 बोल रही हूँ, क्योंकि हम जनरली 50% बच्चों को लेते हैं साइंस साइड से, लेकिन अगर कोई कैटेगरी वाला बच्चा है तो उनको ये प्लस पॉइंट मिलता है कि वो 45 भी अगर मार्क्स लेके आए हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो एडमिशन ले सके। लेकिन अगर हम बात करें स्किल्स की, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है हेल्थ सेक्टर में जो कि अलग अलग विभागों में जाते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट की अदर अदर स्पेशलाइजेशन है और प्रोफेशनल्स में अदर स्किल्स में उनको
करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। पैरामेडिकल क्षेत्र में हम कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलरी पैकेज की स्टार्टिंग होती है? मैम देखिए, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्सेज भी कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और जो हमारे विश्वविद्यालय बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको डिप्लोमा भी मिलता है 2 साल, अगर आप उस कोर्स को कर रहे हो तो एडवांस डिप्लोमा भी मिलता है, और अगर आप उसे 3 साल के करते हैं तो वो डिग्री मिलती है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास क्या है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, डिग्री है। अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 8,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, और अप टू आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरीके से अगर आप एडवांस लेके जा रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 8 से 10,000 से बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है, और वो अप टू आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी ये डिफरेंट है। अगर हम बात करें डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको जो मिनिमम सैलरी मिलती है वो आपको 10 से 15,000 के बीच में बेसिक सैलरी मिलती है, और वो सेम आपको हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, आप कितने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप 15,000 से भी स्टार्ट करते हो सकता है बहुत सारे हॉस्पिटल 25,000 तक भी आपको स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी देते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही खास बात बताई आपने। वहीं हमने अभी बात करी कोर्सेज की, जिसमें आपने एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा के बारे में बताया। शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से इस सवाल का कि किस स्ट्रीम के छात्र पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, और इस जॉब को करने के लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? मैम सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो ये मेडिकल कोर्स है। तो मेडिकल कोर्सेज होने की वजह से बेसिक जो बच्चों का 12th होना चाहिए या +2 होना चाहिए वो साइंस साइड का होना चाहिए। तो उनकी बायोलॉजी कंपलसरी है कि उनके साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, प्लस उनकी इंग्लिश होनी चाहिए। इन केस अगर स्टूडेंट साइंस साइड से है लेकिन मैथ्स उसके पास है, देन नहीं मैम, फिर वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। जैसे डायलिसिस के कोर्सेज है जो, बट हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन अगर डायलिसिस के कोर्सेज है उस केस में, और अगर जैसे हम नर्सिंग की बात करें, जीएनएम कोर्स है, उन क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके जी। और बाकी अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्राइटेरिया ये है कि बच्चा साइंस साइड का हो बायो के साथ, और प्लस जो उनकी एज हो वो 17+ हो, 17 साल उनकी हो चुकी हो, और साथ ही साथ उनकी जो परसेंटेज है 12th में वो आपके 45 से 45 से 50 के बीच में होने चाहिए। 50 जनरल के लिए होता है, और जो 45 हम लोग परसेंटेज लेते हैं वो क्राइटेरिया वाले बच्चों पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज इस फील्ड में अवेलेबल है? मैम हम अगर अपने विश्वविद्यालय की बात करें तो जनरली हमारे जो कोर्सेज आते हैं वो होता है बीपीटी, जिसे हम कहते हैं बीएससी इन फिजियोथेरेपी, एंड दूसरा जो कोर्स आता है एमएलटी, वो होता है हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स है। फिर हमारा कोर्स है ओटीटी का, जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है, और लास्ट हमारे पास एक और कोर्स है आरएमआईटी का, जिसे हम रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन कहते हैं। इसके अलावा क्या दूसरी जगह इस फील्ड से रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, हमारे वहाँ पे अगर मेडिकल कोर्सेज की अगर आप बात करेंगे तो अदर कोर्सेज में हमारे पास नर्सिंग भी है, जिसमें हम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के कोर्सेज रनिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आयुर्वेदा के भी कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। डेफिनेटली मैम, और इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी पैरामेडिकल के क्षेत्र में किस तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, और मंगलायतन इन प्रैक्टिकल्स को करवाने के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है? जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र है ना। जैसे हमारे वहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, एमएलटी, ओटीटी और आरएमआईटी है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग लैब है। जैसे बेसिक की अगर हम बातें करें, जब हम फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो उसको सबसे पहले बेसिक नॉलेज दी जाती है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज है ये हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज है, पेशेंट से रिलेटेड कोर्सेज है। तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, शारीरिक संरचना जो होती है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज हर क्षेत्र को चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग बेसिक नॉलेज में सबसे पहले हमारे पास जो लैब आती है वो होती है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की लैब, जो कि जो शारीरिक ह्यूमन संरचना है, जो इंसान के बॉडी की जो संरचना है, उसके कितने बोन से, हड्डियां कितनी है, मसल्स कितनी है, उसमें टिश्यूज कितने, सेल कितने हैं। क्योंकि अगर आप ओटी की बात करें, ऑपरेशन थिएटर में हम बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं या टिश्यूज को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कहीं पे हमारा मसल्स ब्रेक हो गया तो उसको ही हम सर्जरी वगैरह से करते हैं। तो जब तक बच्चे को बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होगी तो हम उसे अदर स्किल से डेवलप करने में उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पहली लैब आती है वो है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की लैब, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में भी अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम बच्चे उस लैब का पूरी तरीके से यूज कर पाते हैं।
उसके अलावा हमारे उसमें जो बेसिक हम लोग जो बच्चों को डेवलप कराते हैं वो है एक इंग्लिश की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, तो कंप्यूटर की भी लैब हमारे पास अवेलेबल है। और जो अदर लैब्स की अगर हम बात करें, जैसे हर क्षेत्र की अलग अलग लैब है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में हमें जितनी एक्सरसाइज की मशीन है या थेरेपी है या हम कह सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी है, आर्म सोनोग्राफी होता है, तो उनके लिए अलग अलग लैब्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। साथ ही साथ जैसे हमने बात करी दूसरे कोर्सेज की, MLT की, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करी है, तो उसके लिए भी हमें ये माइक्रोबायोलॉजी की लैब चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की लैब चाहिए, उसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग की लैब चाहिए, तो वो सारी हमारे हॉस्पिटल में भी और हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल है। डेफिनेटली मैम, बहुत ही सारी डिटेल्स आपने मुझे बताई। साथ ही अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की क्या क्या सुविधाएं हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय की तरफ से, और बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि देखिए कोई स्किल्ड कोर्स करता है या प्रोफेशनल कोर्स में जब भी कोई एंट्री लेता है तो उनका मेन मुद्दा होता है एक तो पहले स्किल को डेवलप करना, सीखना, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज को लेना, और साथ में लास्ट में बच्चे को ये रहता है कि क्या इसको करने के बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेगी या नहीं मिलेगी। यस, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा ये सारी चीजें देखता है अपने करियर के लिए कि मुझे कौन सा कोर्स चूज करना है और क्या मुझे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी ये मेडिकल फील्ड है, और मेडिकल फील्ड का बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप वो किसी स्कूल में करे, चाहे आप हॉस्पिटल में करे या किसी इंडस्ट्री में करे, हर जगह आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ये बात करूं हमारे यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, तो ट्रेनिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बताऊं हमारे पास यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर सेल डेडिकेटेड है जो कि बच्चों की ट्रेनिंग के स्पेशली ध्यान रखता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। हेल्थ सेक्टर के अलावा भी अदर जो कॉलेजेस हमारे यूनिवर्सिटी में रनिंग कर रहे हैं, तो वो सेल उसको पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि जब भी बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा है या उसके करिकुलम के हिसाब से उसको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, और जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें इंटर्नशिप कहाँ जाना है, और आखिरी में कि अगर बच्चा पूरी ट्रेनिंग कर चुका है, कोर्स कंप्लीट कर चुका है, तो उनको 100% प्लेसमेंट देने का। तो ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट बहुत बखूबी इस ड्यूटी को निभाते हैं, और अभी तक हमारा रिकॉर्ड है कि 100% प्लेसमेंट हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बहुत ही सुंदर मैम, और चलते चलते एक आखिरी संदेश की मैं आपसे और बात करना चाहूंगी। आज के विषय के मुताबिक जो श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, आप उनको आज के विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी सारे ही श्रोताओं को कि आप जब भी करियर की बात करते हैं तो ऐसे करियर को आप मेन फोकस करिए, और ऐसा करियर आप अपने फ्यूचर के लिए चूज करिए जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिले। जैसे अगर आप कोई ऐसा कोर्स चूज करते हैं जिसके करने के बाद आपके पास बस 1 या 2 ऑप्शन है, तो आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमेशा आप ऐसा कोर्स चूज करिए जिसमें आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी करियर के बिहाफ पे मिले और साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी देखने को मिले। ओके मीनाक्षी मैम, बहुत ही खास जानकारी दी है आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को। तो दोस्तों, जैसा कि मिस मीनाक्षी जी ने बताया, अगर आप भी इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी मेहनत और टैलेंट के साथ आप इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक बड़े ही अच्छे संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दिया मिस मीनाक्षी मैम ने कि अगर आप कोई भी फील्ड ऐसा चुनते हैं जिसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ बढ़ सकते हैं बल्कि अपने लिए करेक्ट चॉइस भी चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कोशिश कीजिए कि सही निर्णय लें और सही रास्ते पर आगे बढ़ें। इतने प्यारे से संदेश के लिए मिस मीनाक्षी जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। न सिर्फ आपने मुझे पैरामेडिकल करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, बल्कि रेडियो नारद पे आकर मेरे श्रोताओं का उत्साहवर्धन भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने सारे ही श्रोताओं को स्पेसिफिकली अपने पैरामेडिकल के बारे में ज्ञान दे सकूं और लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे सकूं कि कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए और किस क्षेत्र में ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।